सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। हालांकि ये बिल बहुत दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है, पूरे देश में इस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और कुछ ही टाइम पहले यानी कि 4 अप्रैल के दिन दोनों ही हाउसेस से इस बिल को पास कर दिया गया है। अब यह प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए भेजा गया है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं काफ़ी विस्तार से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज विद अ न्यू टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे उम्मीद बिल के नाम से भी जाना जा रहा है, इसे हमारे यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने प्रेजेंट किया है। हालांकि यह बिल 1995 में आए वक्फ एक्ट में एक अमेंडमेंट है जो कि इस एक्ट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएगा, यानी कि जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और लोगों को इसकी अकाउंटेबिलिटी भी नज़र आएगी। साथ ही यह जो बिल है उसके तहत इस बात का खासा ध्यान रखा गया है कि इस बिल की वजह से किसी भी संप्रदाय के लोगों की जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको आहत ना हो। ओरिजिनली यह बिल ईयर 2024 में लाया गया था, उसके बाद यह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया ताकि इसकी अच्छे से जांच पड़ताल हो सके। अब क्योंकि यह दोनों सदनों से पास हो चुका है उम्मीद बिल के नाम से, इसीलिए अब यह प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए गया हुआ है। प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलते ही यह बिल जो है वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इस बिल को उम्मीद बिल के नाम से भी जाना जा रहा है, तो उम्मीद की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जो कि हर तरीके से देश के हर संप्रदाय के हित में है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। अब मुस्लिम धर्म के अनुसार जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ वो लोग दान में देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी, अगर कोई पैसा भी है, वो सभी चीज़ें जो चैरिटी में दी जाती हैं, दान में दी जाती हैं, वो सभी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर आती हैं। माना जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को वो खुदा के काम में यानी कि भगवान के काम में लगाते हैं, लेकिन कहानी इससे विपरीत कुछ और ही है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि अगर पूरे देश के 3 बड़े लैंड होल्डर्स देखे जाएं तो उसमें तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। सबसे ज़्यादा ज़मीन वैसे हमारे देश में इंडियन आर्मी के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इंडियन रेलवेज, जिनकी पटरी देश के कोने कोने में बिछ रही हैं, और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लैंड होल्डर है वक्फ बोर्ड खुद। हम देखते हैं कि इंडिया का मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, और एक तरफ वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें होते हुए भी वो अपनी ही कम्युनिटी की उतनी मदद नहीं कर रहे हैं। तो कहानी को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देता है, और क्लेम करने के बाद अब उस इंसान को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि प्रॉपर्टी उसकी है, ना कि वक्फ बोर्ड की। इस तरीके से पिछले कुछ टाइम से वक्फ बोर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। विशेष रूप से इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेंडमेंट को लाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक बार भारतीय जनता पार्टी के ही एक राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस एक्ट की वजह से बहुत सारे धर्म परिवर्तन जैसे केसेस भी सामने आए और वक्फ के द्वारा बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने जैसे केसेस भी सामने आए। अगर शुरुआत से समझें तो पाएंगे कि कभी जब देश की आज़ादी हुई थी 1947 में, तब पार्टीशन के बाद जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे ज़्यादातर वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, और क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो खाली पड़ी थी। उसी तरीके से पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ थे जो इंडिया शिफ्ट हुए थे। अब पाकिस्तान के अंदर तो उन हिंदूज़ की जो प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रख ली, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि मुस्लिम लोग खाली करके पाकिस्तान गए थे,
उस सारी ही प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने अपने पास रखा। हालांकि दी गई वो सरकार के द्वारा ही थी, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को मिली। इससे पहले भी मुगल काल में या उससे पहले भी जो मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनके टाइम पे भी जो दान दक्षिणा में जमीनें दी जाती थी, वह भी आगे चलकर वक्फ बोर्ड को ही मिल गई। और इस तरीके से वक्फ बोर्ड के पास काफी ज्यादा जमीन एकत्रित होती चली गई। लेकिन समय आगे बढ़ने के साथ साथ वक्फ बोर्ड विवादों में इसलिए आ गया क्योंकि आए दिन वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन पर क्लेम करके यह कह देता था कि यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अब उनको इतनी ज़्यादा स्वायत्ता यानी कि इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिली हुई थी कि उन्होंने जब एक बार कह दिया कि ज़मीन उनकी है, तो अब जो उस ज़मीन का असली मालिक है यानी कि वो जो दूसरा व्यक्ति है, उसको साबित करना पड़ेगा कि यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि उस इंसान की है जो उस ज़मीन पर रह रहा है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा मनमानी चलने लगी, क्योंकि 1995 में आए अमेंडमेंट ने वक्फ बोर्ड को इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता था कि यह ज़मीन उनकी है, तो यह मानना ही पड़ता था कि यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की ही है। अब जो इंसान उस ज़मीन पर पहले से रह रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये साबित करना पड़ेगा कि यह ज़मीन उसकी है। उसको अपने जो उस पर मालिकाना हक है उस प्रॉपर्टी पे, उससे रिलेटेड एविडेंस को प्रेजेंट करना होगा। वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया तो मतलब जमीन उनकी हो गई। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह देखा गया कि 1995 के अमेंडमेंट एक्ट ने वक्फ बोर्ड को यहाँ तक फ्रीडम दे दी कि वक्फ बोर्ड से जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। यानी कि उस अमेंडमेंट एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर वक्फ बोर्ड को जाकर रख दिया। इसी चीज को पार्लियामेंट में रखते हुए हरनाथ यादव ने कहा कि अगर कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होती है तो इसका तो सीधा मतलब यह है कि हमारे कंट्री में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यानी कि यह चीज तो बिल्कुल गलत है, जो कि पार्लियामेंट के साथ साथ पूरे देश के सामने आनी चाहिए। सबकी आंखें खुलनी चाहिए, सब लोगों को इस बारे में सतर्कता होनी चाहिए कि ऐसी कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कैसे हो सकती है। कैसे कोई संस्था इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है कि वो किसी की भी ज़मीन को अपना कहकर क्लेम कर दे। वह इंसान जो उसका रियल ऑनर है उसी को ये साबित करना पड़े डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करके कि वह उसका असली मालिक है। इसी मामले को समझने के लिए हम दो ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया था 1995 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद। जिसमें से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तमिलनाडु के त्रिची नाम के एक जिले के गांव का, जहां पे कुछ 1,500 से ज्यादा लोग रहते थे और वहां पर केवल और केवल 7 से 8 घर ही ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। पड़ोस में एक शिवजी का मंदिर भी था जो करीब 1,500 साल पुराना था। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड ने अचानक से उस गांव की संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया। सभी लोगों से कहा गया कि इस संपत्ति को खाली कर दिया जाए क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि गांव की अधिकतर आबादी गरीब थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो थक हार कर वो निराश हो गए। बाद में वक्फ बोर्ड ने ही उनके सामने एक ऑप्शन रखा कि अगर आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब आपकी ज़मीनें आपसे नहीं छीनी जाएंगी, यानी कि आपकी जो ज़मीन है वो सुरक्षित आप ही के पास रहेगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड ने बहुत सारे लोगों के धर्म परिवर्तन तक करने का काम किया, और धर्म परिवर्तन भी ऐसे जिन्हें जबरन या जबरदस्ती कहा जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अब वो गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ से भी शक्तियां जा चुकी हैं। वक्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। इस वजह से वो जो गरीब लोग हैं थक हार कर इस्लाम को ही कबूलेंगे, जिसे मजबूरन या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कहा जाएगा। इसी तरीके का सेम केस हम महाराष्ट्र के शोलापुर में भी देखते हैं, जहां एक बस्ती में करीब 250 अनुसूचित वर्ग के ऐसे लोग थे जिनके पास नोटिस आया कि जहां वह रह रहे हैं वो ज़मीन भी वक्फ की है। या तो आप उस ज़मीन को खाली कर दो या फिर इस्लाम कबूल कर लो, तो आपकी ज़मीनें जो हैं वो सुरक्षित रह जाएंगी। दोनों ही केसेस में हमने देखा कि किस तरीके से जो वक्फ है वो ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम भी कर रहा है।
चलिए अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो काम कैसे करता है। यानी कि 1955 का जब एक्ट बना था उसके तहत इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड बनाए गए थे, जिन पर केंद्र में बैठा हुआ केंद्र वक्फ बोर्ड यानी कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो नियंत्रण रखता है और सारे काम देखता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन होकर ही काम करती है। अब ये जो परिषद है, ये जो बोर्ड है, इसके अध्यक्ष केंद्र सरकार के वक्फ मामले के मंत्री ही होते हैं और उनके साथ मिलकर 20 अन्य सदस्य काम करते हैं। अब इसी एक्ट में जब 1995 में अमेंडमेंट हुआ था तो एक नया नियम जोड़ा था, जिस नियम के तहत एक अधिकारी एक सर्वे कमिश्नर को वक्फ बोर्ड के अंदर रखा, जिसे मुतावली कहते हैं। अब ये जो मुतावली है, इनका काम है कि जो भी इनके पास ज़मीनें हैं, जो भी वक्फ बोर्ड के पास उनके द्वारा घोषित की गई संपत्तियां हैं, उसके लिए वो जांच करें और वो सारे एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स को जमा करें, जिसकी मदद से यह साबित होता है कि जो जमीन वक्फ बोर्ड के पास है वो उन्हीं की है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट की एंट्री इन सब मामलों में नहीं होगी तब तक तो वक्फ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि उनकी मनमानी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जिसमें कि हमने जाना कि वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से हर प्रॉपर्टी पर ज़्यादातर अपना क्लेम करने का ट्राई किया। इसी तरीके का एक केस हम भेट द्वारका के रूप में देखते हैं। गुजरात में स्थित भेट द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी कभी, अब जो कि जलमग्न हो चुकी है, उस पर भी वक्फ ने अपना क्लेम रख दिया कि यह ज़मीन जो है वो भी वक्फ बोर्ड की है। इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए पूछा कि कृष्ण की नगरी जो कि आज से बहुत समय पहले बसी हुई है, कभी जब इस्लाम का ओरिजिन भी नहीं हुआ था, उससे भी पुरानी ज़मीन वो वक्फ की कैसे हो सकती है। इस तरीके से जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वक्फ की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह ज़मीन जो है वो हिंदुओं की ही है और इस पे वक्फ अपना क्लेम नहीं कर सकता। और इस तरीके के न जाने कितने ही केस देश में सामने आए जहां पर वक्फ ने बहुत सारी ज़मीनों पर अपना क्लेम बताया। इसी में एक और इंटरेस्टिंग केस हम देखते हैं जब वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को ही कह दिया कि वह भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन के तहत आता है। और वक्फ ने लॉजिक यह लगाया क्योंकि मदरसे और बहुत सारी इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो ज़मीनें हैं वो हमारी हैं, इसीलिए ताजमहल पर भी हम अपना क्लेम करते हैं। अब यह पूरा मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2010 में सुप्रीम कोर्ट लेकर गया और वहां जाकर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर भी अपना क्लेम कर दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट महोदया आप बताएं कि यह वक्फ बोर्ड का है या फिर यह ज़मीन ASI के अंडर में आती है। पूरा मामला सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा कि वक्फ के अंदर वो सारी ज़मीनें आती हैं जो कि वक्फ को दान की जाती हैं किसी भी मुसलमान के द्वारा। अब क्योंकि ताजमहल को तो शाहजहां वक्फ को दान नहीं करके गया था, और यदि किया था तो लाइए उसके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कीजिए। और इस तरीके से कुछ मजाकिया अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को समझाया कि भले ही आप किसी भी ज़मीन पर अपना क्लेम कर देते हो, लेकिन इस तरीके से आप ताजमहल जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है उसे अपना नहीं कह सकते, और यदि कहते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कीजिए। और इसके चलते वक्फ बोर्ड का जो क्लेम था ताजमहल के ऊपर उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सभी केसेस से हम यह तो समझ चुके हैं कि वक्फ बोर्ड का हर ज़मीन पर क्लेम करने का अंदाज़ काफ़ी निराला है। वो जिस ज़मीन को चाहे उस पर क्लेम कर देते हैं कि यह ज़मीन हमारी है, और इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर ईयर 2024 में एक ऐसे अमेंडमेंट बिल को लाया गया जिसके तहत वक्फ बोर्ड की जो अनियंत्रित शक्तियां हैं उसे नियंत्रित करने का कार्य पार्लियामेंट में किया गया। यह जो बिल है जिसे हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 कहते हैं, इसमें कुछ 40 से ज़्यादा ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिसके थ्रू वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाएगा। बहुत सारे ऐसे नियम जो बेकार हैं और जिसकी वजह से जितनी भी जनता है उन्हें तकलीफ हो रही है, उन नियमों में सुधार किया जाएगा। इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के अंदर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए भी प्रतिनिधित्व यानी कि लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा, जिन्हें आज से पहले कभी मौका नहीं दिया गया।
क्योंकि पुराने एक्ट के अनुसार महिलाओं का वक्फ बोर्ड में जाना वर्जित माना जाता था। लेकिन अब इस नए बिल के पास होने के बाद जो फीमेल्स हैं, जो वीमेन हैं, वो भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन पाएंगी। इस अमेंडमेंट बिल में जो वक्फ बोर्ड एक्ट 1955 के अंदर आर्टिकल 40 था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन को एकदम से क्लेम करके यह कह दिया करता था कि वह ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है, उसे तो पूरी तरीके से, यानी कि उस आर्टिकल को पूरी तरीके से खारिज करने की बात की जा रही है। इस अमेंडमेंट के तहत उस आर्टिकल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को मनमाने तरीके से अपना क्लेम नहीं कर सकता। तो चलिए अब थोड़ा सा ब्रीफ में कंपेयर करते हैं पुराने कानून जो कि 1955 में आया था और जो नया बिल है 2025 का, उन दोनों के बीच में। तो जो पुराना कानून था उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 40 में रीज़न टू बिलीव के तहत जो वक्फ है किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करके अगर ऐसा बोल देता था कि यह ज़मीन उसकी है, तो इन मामलों को जो दूसरा व्यक्ति है, यानी कि जिसकी ज़मीन पर वक्फ ने क्लेम किया है, वो केवल ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था, यानी कि ट्राइब्यूनल के बाद वो आगे अपील नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो नया बिल है उसके अकॉर्डिंग ज़मीन पर दावा करने वाला ट्राइब्यूनल के अलावा भी रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, या उसके बाद भी अगर उसे जस्टिफाइड नहीं लगता है तो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। पुराने कानून के तहत वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी कि वक्फ ने जिस ज़मीन पर क्लेम कर दिया अब यह ज़मीन उसकी हो गई। लेकिन अब नए वाले बिल के अकॉर्डिंग ट्राइब्यूनल, यानी कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, उसके फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। पुराने वाले कानून के अकॉर्डिंग किसी ज़मीन पर मस्जिद या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए अगर किसी भी तरीके से हो रहा है तो ऑटोमेटिक मान लिया जाता था कि वह जो ज़मीन है वो वक्फ की है। लेकिन अब नए वाले बिल के अकॉर्डिंग ऐसा प्रावधान रखा है कि वक्फ को जो केवल ज़मीन दान में दी गई है वही ज़मीन वक्फ की है, उसके अलावा चाहे मस्जिद हो या फिर धर्म से रिलेटेड कोई और जगह हो, उस पर वक्फ अपने आप मनमाने तरीके से क्लेम नहीं कर सकता। पुराने कानून के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं का सदस्य बनना बहुत ज़्यादा वर्जित माना जाता था, महिलाओं की एंट्री नहीं थी। लेकिन नए वाले बिल के अकॉर्डिंग 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी वक्फ बोर्ड के अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये तो हैं कुछ नए चेंजेस जो नए वाले बिल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नए वाले बिल के अकॉर्डिंग एक और अहम बदलाव किया गया है, जिसके तहत कलेक्टर जो हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि किसी भी ज़मीन का मुआयना करके वह बताएंगे कि वह ज़मीन वक्फ की है या फिर किसी और की है। जैसे पुराने कानून के अकॉर्डिंग तो वक्फ जिस भी ज़मीन को अपनी क्लेम कर देता था वह उसी की मानी जाती थी और उस पर किसी भी प्रकार की कोई मध्यस्थता नहीं होती थी। लेकिन अब नए बिल के तहत इस प्रावधान को रखा है कि जो कलेक्टर है वो डिसाइड करके बताएंगे कि जिस ज़मीन पर वक्फ ने क्लेम किया है वह ज़मीन असल में वक्फ की ही है या फिर किसी और व्यक्ति की है। एक और नया प्रावधान डाला गया है कि जो लोग मुस्लिम धर्म को करीब कम से कम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं लोगों को वक्फ बोर्ड को अपनी ज़मीन दान में देने का अधिकार है। हालांकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 25, 26 और 29 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी अवहेलना की जा रही है। हालांकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रिलीजियस राइट्स जो हैं वो इस अमेंडमेंट के आने के बाद कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। जबकि इस अमेंडमेंट बिल को इसीलिए लाया जा रहा है ताकि मुस्लिम्स को उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस के साथ मिल सके। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से यह बिल जो है वो स्क्रूटनाइज यानी इसकी जांच होने के बाद आया था, तो इस बात का खासा ध्यान रखा था कि किसी भी धर्म के जो लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो।
नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसमें ज़बरदस्ती नॉन मुस्लिम्स और वीमेंस का पार्टिसिपेशन किया गया है, जिसकी वक्फ बोर्ड को कुछ खासा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पार्लियामेंट में जब इस बिल को प्रेजेंट किया तब बताया गया कि नॉन मुस्लिम्स और वीमेंस के पार्टिसिपेशन के साथ वक्फ बोर्ड को और भी ज़्यादा डाइवर्स बनाया जाएगा, ताकि इसके अकॉर्डिंग सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सके। एट लास्ट इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं केवल इतना ही कहूँगी कि ये जो बिल प्रेजेंट किया गया है यह वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा मजबूती से काम करने का साहस देगा। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, ताकि जो भी वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें हैं उनका अच्छे से रखरखाव किया जा सके, यानी कि कोई भी ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट ना हो जिसकी वजह से किसी को भी तकलीफ़ हो, और वक्फ बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि नए वाले जो बिल है उसमें टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए भी कहा गया है, ताकि रिकॉर्ड्स को भी काफ़ी अच्छे से रखा जा सके और ब्यूरोक्रेटिक काम जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। इसके साथ हम देखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स और वीमेंस को इस बार बोर्ड में रखने का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि इससे और ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रमोट होगी और ज़्यादा कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये जो नए रेगुलेशंस आए हैं इसके तहत वक्फ को और ज़्यादा शक्ति ही दी गई है, ताकि मैनेजमेंट अच्छे से काम करे और कोई भी करप्शन हमें कहीं भी देखने के लिए ना मिले। बाकी इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Till then, keep watching and do subscribe the channel for more related upcoming and interesting videos. Also, don't forget to share it with your friends so that information can be imparted to more and more people. Thanks for watching.